वित्तीय प्रबंध जो है उसका जो एक चैप्टर हमने पिछली बार लिया था कि वित्त प्राप्ति के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साधन। तो अब लेते हैं हम वित्त प्राप्ति के दीर्घकालीन साधन। इनमें से हम दीर्घकालीन साधनों के बारे में जानेंगे और इनको समय समय पर हम उदाहरण देकर आपको समझाएंगे। ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो विद्यमान उद्योगों के सुधार एवं विकास तथा नए उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक योजनाओं एवं उपायों के क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। और दीर्घकालीन वित्त से मतलब है कि 5 साल से और 20 साल या अधिक समय के लिए जो उद्योगों को जो लोन दिया जाता है वो दीर्घकालीन लोन होता है। इसकी आवश्यकता क्या है ये हमने जो है आपको बताया था पहले कि इसकी आवश्यकता किस लिए है और इसके जो है क्या सुधार होना चाहिए। पर अभी हम जो इसमें देखेंगे कि इसके कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा कि एक उद्योग जो है वो अपने दीर्घकालीन समय के आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो ऋण प्राप्त कर वो पूंजी या धन प्राप्त कर सकता है। तो पहले लेते हैं हम अंश पूंजी। तो अंश पूंजी में हम लेते हैं समता अंश पूंजी। तो समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि आप जिसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से ये जो है कोई भी व्यवसाय जो है अंश पूंजी के रूप में जो धन प्राप्त करता है वो कंपनी के सारे जीवन के लिए होता है। कोई भी अंशधारी जो कंपनी के अंश खरीदता है वो कंपनी के जीवन में कभी भी उससे पैसे नहीं मांग सकता है। तो ये वो भले ही चाहे तो अपने अंश किसी दूसरे को बेच सकता है। तो यानी कि जो अंश पूंजी है वो कंपनी के पूरे जीवन काल के लिए पूंजी प्रोवाइड करती है। अगला लेते हैं हम इसमें जो पूर्वाधिकारी अंश, यानी ऐसे जो अंश जो कि कंपनी के जीवन काल के लिए पूरे जो है पूंजी प्रोवाइड करते हैं। पर इनका जो विशेष जो बात है वो ये है कि जब भी कंपनी का समापन होगा या जब भी कंपनी का में लाभों का बंटवारा होगा तो सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशों को दिया जाएगा। उसके बाद में जो लाभ बचते हैं उनको दूसरे जो अंशधारियों में बांटा जाता है, या जो अगर कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, समापन होता है, तो सबसे पहले इन पूर्वाधिकारी अंश हैं इनको जो है उनका पैसा लौटाया जाता है। बाद में जो शेष रहता है वो फिर समता अंशधारियों का मिलता है। तो पूर्वाधिकारी अंश जो है वो प्रेफरेंस शेयर जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कि हम ले सकते हैं असंचयी व संचयी पूर्वाधिकारी अंश, शोध व अशोध पूर्वाधिकारी अंश, भागयुक्त व अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, परिवर्तनशील व अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश, प्रत्याभूत गारंटेड और अगारंटेड पूर्वाधिकारी अंश, और संचयी परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश। तो ये आपको पहले बताए जा चुके हैं और आप इनको डिटेल देख सकते हैं। अब लेते हैं स्थगित अंश, यानी कि ये ऐसे अंश जो कि आजकल हमारे भारतीय जो कंपनी अधिनियम है उसने इन पर रोक लगा रखी है। ये एक प्रकार के अंश होते थे जो कि मालिकों को इशू किए ये जो कंपनी में जो वर्कर्स होते थे या जो इनके डायरेक्टर्स होते थे उनको जारी किए जाते थे। इनकी जो है वो कहना चाहिए कि जो दर होती थी, जैसे कि वैल्यू जो फेस वैल्यू होती थी वो कम होती थी और जो प्रॉफिट रेशियो हाई होता था। तो इस तरह से इन अंशों को जो है से भी पूंजी प्राप्त की जाती थी कंपनी के लिए। पर अब ये अंश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। सम मूल्य रहित अंश, यानी ऐसे अंश जिनके की जो है वो फेस वैल्यू फिक्स नहीं है और एक लमसम राशि के आधार पर जो है ये अंश खरीदे जाते हैं और उसी राशि के आधार पर आगे बेचे जाते हैं। जैसे कि जो 1 करोड़ के अंश हैं, अब वो 1 करोड़ के अंश जो हैं आगे कितने में बेचे जाएंगे, 1.5 करोड़ में बेचे जाएंगे, 2 करोड़ में बेचे जाएंगे। बस कंपनी को 1 करोड़ रुपए की राशि मिली हुई है अंश पूंजी पर। उसका ये नहीं है कि 1 करोड़ में कितने अंश हैं
कितने जो है उसकी फेस वैल्यू ये नहीं है, बस 1 करोड़ के अंश किसी को इशू कर दिए हैं, तो ये हो गए सम मूल्य, यानी कि इनमें फेस वैल्यू नहीं होती है और राशि होती है, और वही राशि आगे से आगे या तो घटती जाती है या जाती जाती है, यानी कि एक पूंजी का एक अंश जिसका कि राशि तय है पर फेस वैल्यू तय नहीं है। ये अंश अभी चलते हैं, पर ये ज़्यादा हमारे भारतीय उसमें लोकप्रिय नहीं है। अब लेते हैं हम ऋण पूंजी, यानी कि ऋण के द्वारा क्या व्यवस्था हो सकती है, या जिसे हम बाहरी पूंजी भी कह सकते हैं। तो उसमें लेते हैं सबसे पहले ऋण पत्र, और ऋण पत्र यानी कि ऐसे जो ऋण डिबेंचर्स या ऐसे जो कंपनी द्वारा जारी किए ये ऐसा पत्र जिसे कहते हैं, ऐसा प्रतिभूति पत्र जिसके आधार पर उसको लोग खरीदते हैं और कंपनी जो है उनके थ्रू ऋण प्राप्त करती है। तो ये डिबेंचर जैसे कि आपको पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया हुआ है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। सुरक्षित व असुरक्षित ऋण पत्र, परिवर्तनशील व अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, वाहक व पंजीकृत ऋण पत्र, शोध्य व अशोध्य ऋण पत्र, पूर्वाधिकार व सामान्य ऋण पत्र, शून्य कूपन ऋण पत्र, संपार्श्विक ऋण पत्र और प्रत्याभूतित ऋण पत्र। तो ये कुछ ऋण पत्रों के प्रकार हैं जो मैंने आपको बताए, इसमें आप इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन कर सकते हैं। सावधि ऋण यानी कि टर्म लोन, तो टर्म लोन से मतलब है कि जो हम एक अवधि के लिए जो लोन लेते हैं, जैसे बैंकों से हम अपनी मशीनरी के लिए लोन ले लें 20 साल के लिए, या फैक्ट्री की लैंड खरीदने के लिए ले लें, इस प्रकार के जो है ये टर्म लोन होते हैं। और अगला है और आजकल जो नए प्रकार के जो चल रहे हैं, जो और चल रहे हैं शून्य ब्याज बॉन्ड, यानी कि जिनमें जो जैसे कि इनके नाम से ही इनका जो है अर्थ स्पष्ट है कि इन बॉन्ड जो होते हैं उनमें ब्याज की रेट 0 होती है, तो फिर इन पर कोई क्यों खरीदेगा। तो इसके लिए सिंपल बात है कि ये बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे देते जाते हैं। जैसे कि 10 साल के लिए 10,000 रुपये का एक बॉन्ड है, वो इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब 10,000 रुपये का बॉन्ड जो है वो 6,000 में या 7,000 में इस रेट में बेचा जाएगा, डिस्काउंट करके बेचा जाएगा, और बाद में इसका जो रिडेम्पशन है वो फुल प्राइस पर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिस्काउंटेड राशि है वही एक तरह का इनका ब्याज होता है, पर नाम इनका इस तरह से है। शून्य ब्याज पूर्व परिवर्तनशील बॉन्ड, सुरक्षित प्रब्याजी प्रीमियम ऋण पत्र, गहरा बट्टायुक्त बॉन्ड, दोहरा विकल्प बॉन्ड, चालियमान दर बॉन्ड यानी फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग रेट वाले, स्फीति बॉन्ड और बहुविकल्पी बॉन्ड। तो ये कुछ प्रकार के जो हैं वो नए हैं। इनका भी आपको जितना भी आप जो है कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तयन, यानी कि जो कंपनियां हैं या जो हमारे लोग हैं वो आरबीआई की अनुमति लेकर बाहर से भी ऋण ले सकते हैं। बाहर मतलब विदेशों से, जिनमें विदेशी व्यावसायिक बैंक है, जैसे हांगकांग शंघाई बैंक है, और दूसरे जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है। ये इस तरह के जो बाहर के बैंक हैं विदेशों के, सिटी बैंक है, इन तरह के बैंकों से भी हमारे लोग ऋण ले सकते हैं। इनकी ये बाहर भी बैंक हो सकता है और इस बैंक की ब्रांच हमारे यहाँ इंडिया में भी हो सकती है। अब है विकास बैंक, जो बाहर के जो विकास बैंक है, ख़ास तौर से जैसे इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बना रखा है, इसी तरह से जापान ने और अमेरिका ने बना रखा है, तो हम उन बैंकों से भी लोन ले सकते हैं। अब दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, IBRD इंस्टीट्यूशन बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इस तरह की संस्थाओं से भी हम ऋण ले सकते हैं दीर्घकालीन। और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, जैसे कि पूंजी बाजार जो है राष्ट्रीय देश का पूंजी बाजार है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार है। इसमें हम GDR जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो है देकर इनसे ऋण ले सकते हैं। ये जो रसीद होती है वो एकाधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करती है और इसके आधार पर हम जो है वो ऋण ले सकते हैं। इसमें जैसे कि हमको जो GDR है उस पर हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और वो जो सर्टिफिकेट होता है
वो हम कंपनी जारी करती है, और वो सर्टिफिकेट जो है वो एक तरह का नेगोशिएबल होता है, यानी कि वो हमारा जो ऋण देने वाला है उसको जिस व्यक्ति को दे देगा वो उस ऋण का प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने जीडीआर इशू की, और वो जीडीआर अमेरिका के किसी मिस्टर एक्स ने ली है या जो कंपनी है उसने ली है, और अब वो जो उसके पास में रसीट है मिस्टर एक्स के पास में, वो किसी वाई बी कोई किसी को भी दे सकता है, और जिसके पास वो रसीट होगी वो हमसे जो है ये जो उधार दिया गया धन है वो वसूल करने का अधिकारी होगा। इस तरह से अमेरिकन डिपॉजिट रसीट्स हैं और कई प्रकार की जो डिपॉजिट रसीट्स हैं, इनके द्वारा भी हम लोन प्राप्त कर सकते हैं बाहर से। तो ये हुए कुछ साधन जो कि इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए थे। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको समझने, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और ठीक है, थैंक यू।